देखो कल क्या पढ़ाए थे। देखो कहने का मतलब ये है कि पढ़ के आना, जैसे मन तैसे टेस्ट देना, उससे हमसे मतलब नहीं है। टेस्ट देना है, 10 नंबर आना चाहिए 20 में से। एकदम आसान आसान क्वेश्चन रहेगा। जिसका नहीं आएगा, जो तफरी लेने वाले आते हैं घर पे बैठ के मोबाइल पे फिर देखेंगे अपना, न टेस्ट देना है न मतलब है। जब नंबर लाने नहीं है तो यहाँ आने क्या मतलब है। आराम से देखो, देख के मन करे देखो, न मन करे सो जाना। कुछ लड़के सिंसियर हैं और कुछ लड़के वैसे ही आते हैं, हम भी ये जानते हैं, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं निकालते हैं। जिस दिन टेस्ट निकालेंगे तब निकालेंगे तो कुछ आधार भी रहेगा। बिना आधार के किसी को क्यों निकाल दे। मान लो आ रहा है तो आओ, नंबर कम पाओगे तो खुद ही निकल जाना, नहीं तो भगा देंगे। क्रस्ट मेंटल कोर 3 भाग था। क्रस्ट मेंटल कोर, ये पूरा भाग कोर है। इतना वाला भाग कोर है, ये मेंटल है, ठीक है। हाँ हाँ, कोर हो गया। देखो कल क्या पढ़ाए थे, ये क्रस्ट के बारे में पढ़ाए थे। क्रस्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है। तो जहाँ बीच से भागते, जिस भाग से बांटते हैं, यहाँ पे इसको असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। जहाँ से बांटा गया है, किसी भी क्षेत्र का विभाजन जहाँ अलग हो रहा है, जैसे क्रस्ट के बाद मेंटल आ रहा है, मेंटल के बाद कोर आ रहा है, या ऊपरी निचला कोर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा क्षेत्र आ रहा है जहाँ पे घनत्व अचानक से परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। अभी हम इसको प्रमाण नहीं बताए हैं कि पृथ्वी की आकृतियों को जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका प्रमाण कैसे मिला है, ये कल वाली क्लास में बताएंगे। कल एक क्लास में प्रमाण वाला बता देंगे, उसके बाद यहाँ तक ही बस टेस्ट होगा, उसके आगे का टेस्ट नहीं होगा। आज जितना पढ़ा रहे इतना ही टेस्ट होगा और इतना लिख के चला जाएगा। अब देखो ये हो गया, जैसे मेंटल है तो मेंटल को भी 2 भागों में, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। इसी तरह कोर को भी 2 भागों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। समझ में आया। अब हम यहाँ तक तो बता दिए थे। ये जो डिसकंटिन्यूटी वाला क्षेत्र है या असंबद्धता वाला क्षेत्र है, इसको देख लेते हैं। तो पहला जो असंबद्धता है तो ये है केनार्ड। केनार्ड किसके किसके बीच में है, दोनों क्रस्ट के बीच में, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट के विषय में जो विशेषता है, मेंटल की जो विशेषता है और कोर की जो विशेषता है, यही आज देखेंगे। इसी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जितना बनना होता है। और असंबद्धता से क्वेश्चन बनता है, तो असंबद्धता वाले में 5 है, लेकिन उसमें से 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक और कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो जो दोनों क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, तो ये हो गया केनार्ड असंबद्धता, ठीक। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यहाँ से मेंटल शुरू हो रहा है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जा रही है उसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता, ठीक है। क्या बोलेंगे, मोहो असंबद्धता, ठीक। अब देखो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जा रही है, इसको बोलेंगे रेप्टी असंबद्धता, ठीक है। कहाँ पे, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, दोनों मेंटल के बीच में जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेप्टी। फिर उसके बाद क्या आएगा, गुटेनबर्ग। क्या आएगा, गुटेनबर्ग। ये क्या है, ये देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच, और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा मेंटल और कोर के बीच, तो दोनों का उत्तर यही होगा, गुटेनबर्ग, ठीक है। ये हो गया आपका रेप्टी, ये हो गया आपका मोहो, ये हो गया केनार्ड, ठीक है। और एक और है, इसका नाम है लेहमन, ठीक है। तो ये असंबद्धता वाले क्षेत्र हो गए। असंबद्धता क्या है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ जो तारतम्यता है या कंटिन्यूटी है वो टूट रही है, तो इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ पे अचानक घनत्व में परिवर्तन होता है, ठीक, क्षेत्र बदलता है, तो इसको असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। 5 है, जिसमें से मोहो, गुटेनबर्ग सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी का भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी लेहमन भी पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर सामान्य अध्ययन में यही पूछा जाएगा।
जब भूगोल की क्लास चलेगी, जैसे पीजीटी के लिए या किसी और कार्य के लिए सिर्फ भूगोल जब पढ़ाएंगे, ज्योग्राफर बनाना होगा, तब इसको पढ़ाने का तरीका दूसरा होगा। अभी हम बच्चों वाला तरीका पढ़ा रहे हैं, जिससे पता चले कि चीज़ें कुछ कुछ समझ में आ जाए। 9-10 में हो, मान लो 9-10 11-12, तो पहली बार सुन रहे हो कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है संबद्धता, तो इसके लिए आसान कर दिए हैं, इसकी बहुत ज़्यादा विशेषताओं पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जटिल करेंगे तो वो भी भूल जाएगा जो याद होना चाहिए। जितना अभी मोटा मोटा क्वेश्चन बन रहा है छोटे एग्जामों के लिए, उतना काफ़ी है। ठीक, आगे बढ़े। अब बारी बारी से हम सबकी विशेषता देख लेते हैं। 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इनकी विशेषताओं को देख लिया जाता है। क्रस्ट के बारे में देखते हैं पहले। क्रस्ट क्या होता है? सबसे भूपटल का सबसे ऊपरी भाग है। इसकी चौड़ाई औसत रूप से 33 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन निचले जो क्रस्ट का निचला भाग है वो लगभग 100 किलोमीटर तक है, और ये ऊपर वाला भाग लगभग 40 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, अब ये जो निचला भाग है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिससे कि सागर की तली का भी निर्माण हुआ है। और ऊपरी क्रस्ट जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक, ग्रेनाइट ये अम्लीय है। ग्रेनाइट कैसा होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय चट्टान है। और ये क्षारीय चट्टान। अम्लीय और क्षारीय में अंतर बताए थे। अम्लीय चट्टान में बालू की मात्रा अधिक होगी, क्षारीय चट्टान में बालू की मात्रा कम होगी। अम्लीय चट्टान या ग्रेनाइट बेसाल्ट की तुलना में हल्की होती है, और बेसाल्ट जो है ग्रेनाइट से भारी होती है। ठीक है, इतना हो गया। आगे देख लेते हैं जो छोटा मोटा फैक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। एक और विभाजन बताए थे ना कल इसीलिए बता के छोड़ दिए थे ताकि एक मोटी मोटा आइडिया बन जाए क्या है। तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम से सियाल। ये हल्के तत्व हैं कि नहीं? इसका औसत घनत्व जो है ऊपरी क्रस्ट का लगभग 2.7 होगा और निचले क्रस्ट का लगभग 3.0। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा कि क्रस्ट का घनत्व कितना होता है तो 2.7, 2.8, 2.75 इसी के आसपास ऑप्शन में रहेगा। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं मेंटल पे। मेंटल क्या होता है? देखो, मेंटल का जो क्षेत्र है वो, अब देखो एक चीज़ नहीं पता है क्रस्ट वाले में। क्रस्ट का जो है आयतन जो है पूरी पृथ्वी का 0.05% है। ठीक है, अभी एक ही साथ बता देंगे। चलो पहले मेंटल पढ़ लेते हैं। मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे है, ये तो पता चल गया। मेंटल और क्रस्ट को एक असंबद्धता बांट रही है, मोह। मोह के नीचे इसका विस्तार है और लगभग कितनी दूरी तक? 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, 700 किलोमीटर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये ऊपरी मेंटल है, और 700 किलोमीटर से जो नीचे वाला क्षेत्र है ये क्या है? निचला मेंटल। ठीक है, और मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग है लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र, ये हम आपको नहीं बताए थे, उसको जानना भी नहीं है। इसको दूसरे तरह से जानते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये ऊपर का क्रस्ट हो गया 100 किलोमीटर तक। ये लगभग 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, इसको कल एक और विचार बताए थे ना, लिथोस्फीयर, फिर पायरोस्फीयर, फिर बैरोस्फीयर बताए थे। तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? लिथोस्फीयर का मतलब नहीं, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, और पृथ्वी से ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो लिथोस्फीयर ही स्थल मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रस्ट है उसको एक और विभाजन कल बताए थे, उसके अनुसार ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर कह रहा है। ठीक है, और 100 से 200 किलोमीटर का क्या हो गया? लिथोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया स्थल मंडल। ठीक, अब ये एथिनोस्फीयर जो है 100 से 200 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र
एथिनोस्फीयर। इसी को हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। समझ में आया? दुर्बलता मंडल में क्या है? मैग्मा पिघली हुई अवस्था में है, यहाँ पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, ठीक। इसको मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। इसी से ज्वालामुखी की क्रिया होती है, यहीं से भूकंप की क्रियाएं होती हैं। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। और देखो, अभी द्रव्यमान वगैरह एक साथ ही सबका लिख देंगे कि किसका कितना द्रव्यमान है और किसका कितना आयतन है। कोर को फिर अंतिम में आते हैं कोर पे, ठीक। कोर को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक क्या है? बाह्य कोर है, ठीक है। 5150 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है ये बाह्य कोर है। कैसा है? ये पिघला हुआ है। और जो आंतरिक कोर है उसके चारों ओर ये घूम रहा है। एक मूवी है कोर, कभी उसको देखना अगर समय मिलेगा, उसमें खूब बढ़िया दिखाया गया है कि ये जो सॉलिड वाला कोर है इसके चारों ओर ये पिघला हुआ लोहा घूम रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी का जो बिंदु विद्युत चुंबकत्व जो होता है इसी की वजह से आता है। इसी घूमने की वजह से, घर्षण की वजह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बाह्य कोर जो है पिघली हुई अवस्था में है और आंतरिक कोर कैसे हैं? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में जो है वह रुका हुआ है और पिघला हुआ जो कोर है उसके चारों ओर बहुत तेज़ी से घूम रहा है, जैसे इंजन की तरह। जैसे गाड़ी में चलने वाला इंजन घूमता है ना, ऐसे ही घूम रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर दक्षिण में, मतलब इसकी चुंबकीय शक्ति होती है ना पृथ्वी की, वो उसी कोर के, बाह्य कोर के, आंतरिक कोर के चारों ओर घूमने की वजह से ही बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब देखो 5150 से लेके 6371 तक ये क्या? आंतरिक कोर है, कोर का आंतरिक भाग। ये कैसा है? ठोस अवस्था में। देखो ये ठोस क्यों हो गया है? यहाँ पे तापमान इसकी तुलना में अधिक है, लगभग 4500, कहीं कहीं 5500 किलोमीटर तापमान, डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। लेकिन इस पर दबाव इतना ज़्यादा है कि दबाव की वजह से ये ठोस हो गया है, ठीक। इस पे दबाव थोड़ा कम है, इस वजह से यहाँ के तापमान में ये पिघल गया है। तापमान अगर पूछेगा आंतरिक कोर में ज़्यादा है कि बाह्य कोर में, कितने बताएंगे? आंतरिक कोर में। लेकिन ठोस भी बाह्य आंतरिक कोर है। जैसे ठोस है, लगेगा कि जब तापमान ज़्यादा है तो पिघल जाना चाहिए ना, लेकिन ये पिघलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र में है और दबाव के कारण ये ठोस बना हुआ है। समझ में आया? अब देखिए कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हों तो देख लिया जाता है। मेंटल को क्या कहेंगे? जैसे सियाल कहे थे उसको, क्रस्ट को, तो मेंटल को क्या कहते हैं? सीमा। और कोर को क्या कहते हैं? निफे। निफे क्यों कहते हैं? निकिल और फेरस से बना है। इसका घनत्व तो लगभग 13 होगा, ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मेंटल का कितना होगा? मेंटल को कहते हैं सीमा। सीमा कहेंगे तो ये मैग्नीशियम है वास्तव में, ठीक। तो सिलिका और मैग्नीशियम, इसका घनत्व तो लगभग 5 से लेके 8 के बीच में होता है, ऊपर से नीचे आने तक, ठीक है। 5 के 3 से ही शुरू हो जाता है, 3 के नीचे तो मेंटल ही है, 3 से लेके 7 तो 8 तक आता है, ठीक है। तो ये हो गया वो मेंटल। और मेंटल के बारे में जान गए, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और देखो और क्या बच गया? इसका आयतन घनत्व वगैरह बच गया ना। देखो ये लिख लो। देखो ये हालांकि अभी तक कहीं हम देखे नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन याद रहे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये इसका जो आयतन है 0.5%, यानी आधा प्रतिशत आयतन है। बहुत पतली सी परत है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं ना कितनी पतली परत है? एकदम आधा प्रतिशत बस भाग उसका ठोस है, बाकी सब पिघला है, गर्म है। और इसका द्रव्यमान अगर करेंगे, क्रस्ट को निकाल के तौला जाए तो पूरे पृथ्वी के वजन का 0.2%, ठीक है।
और मेंटल का ये आयतन है, ये द्रव्यमान है। ठीक, अब मेंटल का जो आयतन है वो लगभग 83% है। ठीक, 83% आयतन है, या 83.5% ले लें, 83.5% आयतन है, और इसका वजन लगभग 68% है। ठीक, और कोर का आयतन 16% है, लेकिन इसका द्रव्यमान 32% है। अब देखिए इसको ध्यान से, हल्की तत्वों का बना है, स्थान ज़्यादा घेर रहा है तुलनात्मक रूप से, लेकिन उसका द्रव्यमान कम हो जा रहा है कि नहीं। ये भी उससे भारी तत्वों से बना है, सियाल की तुलना में या क्रस्ट की तुलना में तो लगभग 83% क्षेत्र है या 83.5% क्षेत्र है, और 68% जो है इसका द्रव्यमान हो जा रहा है। लेकिन अंतिम में आप देखेंगे इसका 16% जो है क्षेत्र है, लेकिन द्रव्यमान 32%, लगभग दुगुना हो जा रहा है कि नहीं। तो इसका कारण क्या है कि ये निकिल और फेरस जैसे भारी धातुओं से बना है, और ये हल्की धातुओं से। जैसे कल एक उदाहरण दिए थे भूसे का और लोहे का। लोहे का छोटा सा टुकड़ा जो है भूसे के एक बोरी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यही वो हल्का क्षेत्र है, समझ लो, ये भूसा वाला क्षेत्र है और नीचे लोहे वाला क्षेत्र है। ठीक, इतना हो गया। और कुछ बच रहा है फैक्ट वगैरह? ठीक है, बाकी वो कल बता ही दिए थे। बैरिस्फीयर क्या होता है, कोर को बैरिस्फीयर कहते हैं, मेंटल को पायरिस्फीयर कहते हैं, और क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल को एचिनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रख लेना। बाकी नोट्स लिखा हुआ पहुंच जाएगा, उसको लिख लेंगे। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं।